हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीजीएल 2021 वाइज परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। और जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं तो ये हमारा लास्ट सेट है, यानी हमने आपको पहले ही बताया था 20 सेट में हम इसको कवर करने वाले हैं, यानी जो भी क्वेश्चन, क्योंकि 21 शिफ्ट में सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था। और आज की क्लास में हम जो लास्ट 2 शिफ्ट हैं उनको हमने आपस में मर्ज करके यहाँ पर एक सेट बनाया हुआ है, और ये सेट नंबर 20 है। और इसी के साथ हमारी ये सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी, और इसमें भी हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि रिलेटेड है पॉलिटी से। वर्तमान स्थिति में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो आपको बताना है भारत का जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 12 अनुसूची। तो देखिए 12 अनुसूची हमारे संविधान में उपस्थित है, और सभी में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है, और उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जल्दी से उनका भी रिवीजन कर लेते हैं, किस अनुसूची में क्या कहा गया है। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर अनुसूचियाँ हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर पर, और इसमें बात की गई है राज्य और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। फिर जो दूसरी अनुसूची है उसमें बात की गई है पद के बारे में। तीसरी अनुसूची में बात की गई है शपथ के बारे में। और जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है उससे रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं अनुसूची 4 में। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके अलावा जो 5वीं अनुसूची है तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए विशेष जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। और 6वीं में कुछ राज्यों के लिए स्पेशल प्रावधान है जनजातियों के लिए, जैसे जो असम राज्य हो गया, और भी राज्य इसमें शामिल हैं। उसके बाद जो 7वीं अनुसूची है इसमें जो केंद्र राज्य संबंध हैं उनके बारे में बताया गया है। और 8वीं अनुसूची में जो भाषा हैं, यानी हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं दी गई हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर हमारी जो 9वीं अनुसूची आती है तो 9वीं अनुसूची में जो भी भूमि सुधार से रिलेटेड चीज़ें हैं वो दी गई हैं, इससे उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं। और इम्पॉर्टेंट फिर अनुसूची आती हैं 11 और 12। तो 11 में ग्राम पंचायत की जो शक्तियां हैं उनको बताया गया है, और अनुसूची 12 में जो नगर पालिका की शक्तियां हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये सभी आपको याद रखना है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इनसे भी पूछ लिए जाते हैं कि किस अनुसूची में क्या बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है काला सागर, या जिसे हम ब्लैक सी के नाम से भी जानते हैं, वो किस महासागर में स्थित है? आपको बताना है किस महासागर में, क्योंकि महासागर एक बड़ा रूप होता है, यानी जल का एक बड़ा भाग महासागर कहलाता है, और उसी में सागर यहाँ पर आपका स्थित होता है। तो देखिए जो काला सागर है ये आपका स्थित है अटलांटिक महासागर में। तो 5 हमारे बड़े महासागर हैं और उन्हीं में एक है अटलांटिक महासागर, और इसी में स्थित है काला सागर। तो मैप के माध्यम से उसे देखेंगे। वैसे हम बात करें काला सागर की तो यूरोप और एशिया में ये स्थित है जो काला सागर है, और कई सारे जो देश हैं उनसे घिरा हुआ है, जैसे बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रसिया, टर्की और यूक्रेन से घिरा हुआ है। मैप के माध्यम से हम देखते हैं तो ये देखिए ब्लैक सी, इधर सी ऑफ मरमरा आता है उससे जुड़ा हुआ है, और इधर सी ऑफ एजोव से जुड़ा हुआ है, और ये है आपका भूमध्य सागर, या जिसे हम मेडिटेरियन सी कहते हैं। तो इससे भी सी ऑफ मरमरा के माध्यम से ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है मेडिटेरियन सी से, और उसके बाद ब्लैक सी उस तरफ से जुड़ा हुआ है सी ऑफ अजोब से। इधर स्थित है आपका रसिया, फिर यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, और उसके अलावा बात करें अगर हम तो जॉर्जिया, तो ये आपका जॉर्जिया है। तो इन सभी देशों से घिरा हुआ है, यानी इनकी बाउंड्री यहाँ पर लगती है ब्लैक सी से। तो मैप के माध्यम से आप अच्छी तरीके से इसे समझ गए होंगे। वर्ल्ड मैप में इस प्रकार से यहाँ पर दिखता है, और ये है आपका अटलांटिक सागर, तो इसी से ही ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर बृहत ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच कितने दिन का अंतराल होता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 7 दिन। तो 7 दिनों के अंतराल में ही बृहत ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच का जो गैप है, अंतराल है, वो 7 डेज का होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मच्छर का एक प्रकार नहीं है? यानी 4 में से 3 तो मच्छर के ही टाइप हैं, यानी मॉस्किटो के ही टाइप हैं, लेकिन एक यहाँ पर नहीं है, और वो जो नहीं है वही आपको छांटना है। और यहाँ पर सही आंसर है लिमुलस। तो देखिए बात करें हम एनाफिलीज, तो काफ़ी नाम सुनते हैं हम। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो मलेरिया। ये सभी मच्छर जनित रोग ही हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है,
तो मादा एनोफिलीज मच्छर जिम्मेदार है मलेरिया के लिए, और मादा एडीज से जो फीवर आता है वो डेंगू बुखार उसे हम कहते हैं, मलेरिया बुखार मादा एनोफिलीज के कारण और मादा एडीज के कारण डेंगू। और क्यूलेक्स ये भी मच्छर का ही एक प्रकार है, और इसके काटने से फाइलेरिया रोग जिसे हम फील्ड पाँव भी कहते हैं उसके लिए जिम्मेदार है क्यूलेक्स। और जो लिमुलस है ये कोई मच्छर का प्रकार नहीं है, बल्कि ये एक क्रैब का प्रकार है, यानी क्रैब जो केकड़ा होते हैं उन्हीं का एक प्रकार है लिमुलस। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना जाता है। यानी जो प्राचीन चंपा शहर हुआ करता था, तो देखिए हम पढ़ते हैं जब एंशिएंट हिस्ट्री में 16 महाजनपदों के बारे में, तो उसी में एक महाजनपद है, उसकी राजधानी थी चंपा। तो चंपा किसकी राजधानी थी? तो ये थी अंग की। तो अंग महाजनपद की राजधानी, जो प्राचीन शहर है चंपा शहर, वो अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, घूम मठ निम्न में से कहाँ स्थित हैं? देखिए बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं उनका जो यहाँ हम कह लें हॉली प्लेस होता है वो होता है मठ, जिसे मोनेस्ट्री कहते हैं। बेसिकली आप लद्दाख वाला एरिया, सिक्किम वाला एरिया, साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है, बहुत सारे वहाँ पर आपको मोनेस्ट्री देखने को मिल जाएंगे। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है जो घूम मठ है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दार्जिलिंग में, और दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और वहाँ पर भी आपको जो मोनेस्ट्रीज हैं वो देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो हिंदू विवाह अधिनियम से रिलेटेड जो अधिनियम है ये आपका लागू किया गया 1955 में, तो 1955 में इसको लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, पोवाड़ा निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो देखिए एक बार फिर से जो डांस फॉर्म है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और ये हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। एक या तो डांस फॉर्म होगा या तो फेस्टिवल, या कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वाद्य यंत्र से रिलेटेड हो गया, उसके अलावा जो संगीत शैली है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको हम टॉपिक वाइज एक साथ कवर करेंगे। जो टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन है, वैसे तो हमने 2 से 3 लेक्चर्स ऑलरेडी ले रखे हैं, शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड हो या लोक नृत्य से रिलेटेड हो। तो ये जो लोक नृत्य है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। उसके अलावा शास्त्रीय नृत्य में केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य काफ़ी फेमस हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो कुल मिलाकर 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कई बार हम आपको इनके बारे में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? देखिए सदस्य की जो संख्या है वो पूछी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं मसौदा समिति के बारे में। तो देखिए संविधान की निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया, और फिर उसमें कई सारी समितियां बनाई गई। अलग अलग समितियों के अलग अलग लोग अध्यक्ष रहे, और मसौदा समिति या प्रारूप समिति इसके जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर। तो ये भी क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा चुका है कि जो मसौदा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे BR अम्बेडकर, और इस समिति में जो संख्या थी लोगों की वो थी 7। तो 7 लोग इसमें शामिल थे, 7 सदस्य थे मसौदा समिति के। और ये जो मसौदा समिति है इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, और हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो उससे पहले ही इस पर काफ़ी कार्य चलता रहा, संविधान सभा का निर्माण हुआ, अलग अलग समितियां बनी, और काफ़ी सारी हम ये कह लें काफ़ी सारे प्रयासों के बाद हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। तो ये आपको याद रखना है, 7 सदस्य इसमें शामिल थे मसौदा समिति या प्रारूप समिति में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी की कितने आँखें होती हैं? तो आपने मधुमक्खी देखी होगी, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है मधुमक्खी की आँखें कितनी होती हैं। तो आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि जो मधुमक्खी की आंखों की संख्या होती है वो होती है 5, यानी मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं। हमसे भी ज़्यादा यानी मानव से भी ज़्यादा 5 आंखें होती हैं मधुमक्खी की। तो ये हमारे आज के इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे, और इसके साथ ही हम 20 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप अदर क्लासेज भी देख सकते हैं। यानी हम डेली बेसिस पर अगर हम 10 क्वेश्चन करें तो 200 क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, यानी कि 2022 CGL एग्ज़ाम के ये सभी क्वेश्चन है, जो कि अभी अप्रैल मंथ में ही ये एग्ज़ाम हुआ था। और अभी हमारा CHSL का जो एग्ज़ाम है वो भी 10 जून को कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसकी आंसर की आएगी। तो फिर से हमको TCS पैटर्न के न्यू क्वेश्चन मिलेंगे, और उनमें भी जो टॉप क्वेश्चन होंगे वो हम आपको फिर से सॉल्व कराएंगे MTS के पहले। और इसके अलावा अगर हम बात करें अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद हम कुछ टॉपिक वाइज GK करने वाले हैं। वैसे तो कई सारी टॉपिक्स पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जैसे जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, या
वर्ड हेरिटेज साइट से कई सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में। लेकिन हम कुछ जो न्यू क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टॉपिक वाइज, जिनमें बुक्स एंड ऑथर हैं, कई सारी बुक्स हैं जो कई बार रिपीटेड हैं, कई बार पूछी गई हैं, उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो अदर टॉपिक हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड, जैसे 2011 की जनगणना का एक टॉपिक है, इससे भी कई सारे क्वेश्चन हमने सिलेक्शन फेज में देखे। साथ ही साथ सीजीएल एग्जाम में भी 2011 की जनगणना से कई सारे क्वेश्चन देखे। तो इसी प्रकार से हम कई सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जब तक सीजीएल की आंसर की नहीं आ जाती तब तक हम इनको टॉपिक वाइज ही कवर करने वाले हैं। तो ये हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। उसके बाद जो टीसीएस पैटर्न के नए क्वेश्चन जैसे ही हमको मिलते हैं, आंसर की आती है सीजीएल की, हम उनको भी डिस्कस करेंगे अपने एमटीएस एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि एमटीएस एग्ज़ाम 5 जुलाई से 22 जुलाई तक होना है। तो उसके पहले हम और भी जो लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।